निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि यहीं से सोमवार को सम्राट चौधरी ने अल्टीमेटम दिया, सीएम सम्राट चौधरी ने अल्टीमेटम दिया भ्रष्ट अधिकारियों को कि 30 दिन के अंदर अगर आपने आम जनता की फाइल को अटकाया या भटकाया तो 31वें दिन आपको लटका दिया जाएगा। अब देखिए ये कोई नई बात तो वैसे नहीं है कि लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार से बिहार में दो चार होते रहते हैं, उनको भ्रष्टाचार का सामना हर विभाग में करना पड़ता है, खासकर राजस्व विभाग में। ऐसे में जब जनता बहुत परेशान हो जाती है तो सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है कि सिस्टम में आखिर ऐसे लोग क्यों बैठे हुए हैं। लगातार छापा पड़ता है, लगातार जो है वो ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाती है, उनको पकड़ा भी जाता है, उनका सारा संपत्ति भी जब्त किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो सुधरते क्यों नहीं है, बड़ा गंभीर समस्या है। और अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 30 दिन का अल्टीमेटम जो है वो भ्रष्ट अधिकारियों को कितना सुधार पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए इसी सवाल को लेकर जनता के बीच में चलते हैं और जनता से बतियाते हैं इसी विषय पर कि 30 दिन के अंदर अगर फाइल लटकाओगे या भटकाओगे तो 31वें दिन खुद लटक जाओगे। आइए, 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है अधिकारियों को, लेकिन अब देखा जाए तो छापा पहले भी पड़ते रहा है, अल्टीमेटम पहले भी दिया जाता रहा है। इस बार अल्टीमेटम मानेंगे लोग कि नहीं मानेंगे, क्या लगता है? देखिए, भ्रष्टाचार आज बिहार का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नागरिक और नेता दोनों हैं। नागरिक किस तरह से है, जैसे हमको जल्दी काम चाहिए, तो जल्दी काम चाहिए मैंने हम ऑफिस जाए, हमको काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए कर्मचारी एक मोटी रकम रखते हैं कि साहब इतना पैसा लेंगे तब इतना दिन में आपका काम कर देंगे, काम जैसा हो वो काम हो जाता है। तो एक तो वो है नागरिक स्वयं, दूसरा नेता। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, अभी विजय सिन्हा जी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा था, वो शिकंजा भी बहुत हद तक कस दिए थे, उसी में मैंने वो आगे कार्य करते हुए, आगे उसमें एक्शन लेते हुए उन्होंने कर्मचारियों को सस्पेंड किया, लेकिन यही सम्राट चौधरी जो आज कह रहे हैं 30 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, 30 दिन में अगर नहीं आएगा तो हम उनको उल्टा लटका देंगे, तो उसी का वो सस्पेंशन वापस ले लिया। जो पहले का ऑर्डर था उस ऑर्डर को उन्होंने वापस ले लिया, निरस्त कर दिए। तो एक तरह से तो वो कर्मचारी जो कि भ्रष्टाचार में अगर वो स्वच्छ रहते, साफ रहते, सुथरा रहते तो सरकार के चैलेंज को वो स्वीकार करते और कार्य करते, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार वो है, भ्रष्टाचार। बल्कि उसमें से कई अधिकारी कर्मचारी जो है, कई क्या बहुत बड़ी संख्या में जो है वो सब लोग हड़ताल पे चले गए थे लंबे समय के लिए। आपको याद होगा कि हड़ताल पे चले गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को, उस समय नीतीश कुमार से पत्र भी लिखा था कि ये जो है हमको बेइज्जत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ। परेशानी क्या है, अगर हम किसी का काम कर देंगे समय पर तो सरकार हम पर एक्शन लेगी? नहीं लेगी। वही सरकार या नेता एक्शन नहीं लेते जिनके पास मोटा चढ़ावा जाता है। जो आदमी एक्शन ले रहा है इसका मतलब उससे उसको कोई लाभ है नहीं, या उससे कोई लाभ का वो आशा नहीं रखे हुए, अपेक्षा नहीं रखे हुए, तब वो उसके विरुद्ध वो एक्शन ले रहा है। लेकिन यही सम्राट चौधरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, माननीय है, उन्होंने उस एक्शन मैंने जो कार्रवाई था, आदेश था, उसको वापस लेकर के भ्रष्टाचार को एक तरह से उन्होंने मतलब साथ दिया। उनको उस आदेश को लागू रखना चाहिए था, उसमें अल्टीमेटम देना चाहिए था। इससे कहा जाए कि जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो घुसखोर हैं, उनका मनोबल और बढ़ेगा न कि घटेगा। सरकार का जो पूर्व का निर्णय था उससे भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वो आगे भ्रष्टाचार करते रहेंगे। देखिए, बिहार में अगर बात की जाए तो जितने भी अफसर कर्मचारी हैं उन सबको पैसा इसीलिए मिलता है, वेतन इसीलिए मिलता है कि भाई ब्लॉक में कोई आदमी आए तो उसका काम कर दीजिए, है ना। थाना में कोई आदमी जाए तो उसको जो है रिपोर्ट आप उसका लिखिए, उसका जो भी कार्रवाई होता है, उचित कार्रवाई होता है, करिए। अगर खराब आदमी आया है, नकली जमीन का कागज बनवाने आया तो उसको अटका दीजिए, लेकिन जेन्युइन आदमी का काम कर दीजिए। तो जब इतना चीज के लिए उनको खुद रखा गया है तो काम करते क्यों नहीं? देखते हैं हम लोग सालों साल फाइल अटका के छोड़ देते हैं लोगों का। काम तो होता है, अगर पैसा पटका जाए तो काम होता है, अगर पैसा नहीं पटका जाए तो काम नहीं होता। सरकार उनके अकाउंट में पटक ही रही है ना उनका वेतन, उससे उनका पेट नहीं ना भरता है, उससे उनका पेट नहीं भरता। हम तो ऐसा भी देखे कि अब घूस लेने का तरीका भी बदल गया है। नया तरीका क्या? नया तरीका ये है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो जाओ चाय वाला दुकान में रख दो 50,000 रुपया। समझे? अब घूस लेने का भी तरीका बदल गया।
हम समझे? सुने कि बड़ा अलग अलग तरह के दलाल भी बैठते रहते हैं सरकारी कार्यालय में। हम जानते हैं ना इस चीज को। हाँ। पूरा हर डिपार्टमेंट करप्ट है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम करवा 50 बार हो चुका है। 50 बार हो हाँ, मेरे पे 26 गो केस है। 26 गो हाँ, इसी सब चीज के लिए क्या बोला जाए, लेकिन सब जहाँ पैसा पटकिएगा वहाँ काम होगा। काम हो जाता है। हाँ। 26 केस 6 में बदल जाएगा। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। और अगर पैसा नहीं दिए तो फिर गड़बड़ हो हाँ, जाएगा। तो जेल भेज देगा। तो कितने कितने साल तक फाइल अटका के रखता है? अभी मेरा देखिए ना 2002 का केस है। 2002 का? हाँ, अभी आए देखिए मोबाइल में मेरा। 24 साल से आपका अटका हुआ है। हाँ, 2002 का केस है और अभी बेल टूट गया उसमें अभी बेल करवाना है हमको। मतलब अगर देखा जाए ब्लॉक हो, थाना हो, कचहरी हो, सब जगह जो है वो फाइल को ऐसे ही अटका दिया जाता है। तो इतना लंबा लंबा समय तक फाइल को अटकाता क्यों है लोग? लंबा लंबा फाइल को अटकाते हैं, डेट पे डेट मिलते रहता है, उसका काम होता नहीं, आगे अच्छा, नहीं ये बताइए कि बढ़ता। अभी के समय में एक आम आदमी जब ब्लॉक में काम करवाने जाता है तो इन्हें उन्हें कर दिया जाता है, भटका दिया जाता है, अटका दिया जाता है ना? ये चीज लाइए, वो चीज लाइए, ये नहीं है, वो नहीं है आपका। हाँ। सही में कमी रहता होगा ऐसा था ना? कमी क्या रहता है, पैसा की कमी रहता है। पैसा की कमी रहता है। पैसा की कमी मेरे अगर पास पैसा नहीं है मान लिया जाए, और हम आए काम करवाने के लिए, तो पैसा नहीं है तो मेरा काम ही नहीं हो पा रहा, बार बार डेट पे डेट मिल जा रहा। अभी जिस तरह से हमारे बिहार के युवा जिस तरह से नशे की चपेट में पड़ रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी पर तो हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ परिवार की क्या जवाबदेही होनी चाहिए? परिवार का भी अहम भूमिका होना चाहिए। मेरा बच्चा कैसे कहाँ रह रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, युवा मतलब नशा, एक बेरोजगारी का भी बहुत ज्यादा लहर चढ़ा हुआ है, कहाँ बच्चा बेरोजगार है ये वो, लेकिन गार्जियन का भी अहम भूमिका होता है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस होके भी नशे की चपेट में पड़ रहे हाँ, हैं। एक ये भी है। हाँ। ये भी राइट है कि बच्चा डिप्रेस होकर के हाँ हम इतना दिन मेहनत किए ये वो, लेकिन ये करना कहीं ना कहीं गलत ही होता है। समझे, कोई भी बच्चा करे या कोई भी युवा करे, नशा कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ये गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, जब नशे की चपेट में कोई बच्चा पड़ता होगा तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत वो आदी हो जाता होगा, पहले उसको धीरे धीरे आदत लगती होगी। तो परिवार को कब पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे के चक्कर में पड़ चुका है? परिवार को कब पता चलता है, लेकिन हाँ परिवार जैसे देखिए, अगर अच्छे से किसी भी बच्चा भी देखिए, अब पहले जैसा सही बात बोल रहे हैं कि पहले जैसा लंबा फैमिली नहीं है। हाँ, हाँ। अब बहुत छोटा परिवार में आदमी रहना पसंद कर रहा है, जहाँ तक एक न दो बच्चा जिसके भी घर में हो, हाँ। तो बहुत ज्यादा। तो मैक्सिमम 2 बच्चे। दो, अब तो जैसे ज्यादातर एक भी पे बोल देते हैं नहीं ठीक है यार। हाँ, हाँ। अब महंगाई के देखते चाहे जो भी देखते हुए समझ गए, तो गार्जियन को भी एक हद में जैसे मेरा ही है, हम कहाँ किस टाइम, आज मेरा जो भी एज हो रहा है, इस एज में भी मेरी मम्मी 10 बार कॉल कर देती है, कहाँ पे हो बाबू, किसके साथ उठ बैठ रहा हूँ। कभी कभी आपकी आवाज मध्यम आती होगी तो ये भी पूछते होंगे कि तुम्हारा आवाज ऐसा क्यों लग रहा है, तबीयत खराब है, दुखी हो क्या? दुखी हो क्या? और उसमें भी जैसे देखते हो कि हाँ किसके साथ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, उसके नजर में वो जिसके नजर साथ हम बैठ रहे हैं, मेरे गार्जियन के नजर में वो लड़का सही है या नहीं। अगर सही है तभी उसके साथ बैठने के लिए मेरा अनुमति, हाँ मन मानता है, और घर से भी परमिशन है, तभी हम बैठ सकते हैं। कि आखिर हमारे बच्चों को नशे की आदत लग कैसे रही है? इस पर तो जो है कि सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ तक कि सुलेशन, दारू, स्मैक, चरस, गांजा, ज्यादातर तो है ना अभी का बच्चा लोग जो है ना ज्यादा स्कूल वाला लड़कन ज्यादा यूज करता है। गरीब वाला जो है वो तो करबे करता है, स्कूल का भी लड़कन सब करता है बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि लड़कियन सब के भी देखते हैं कि वो सब लोग भी पीने लगता है, समझे ना। तो इस सब पर जो है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो नशे की चपेट में पड़ रहे हैं बच्चे, तो ये किसी खास वर्ग से आते हैं? मतलब एक तरह से कहा जाए जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, या फिर इसमें सारे वर्ग के बच्चे शामिल हैं? इसमें जो है ना जैसा सर्किल है उस हिसाब से इस लत में लगा हुआ है, चाहे किसी भी तरह के लड़का हो या लड़कियां हो। अब गलत रहेगा तो गलत के संग धरेगा तो उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, वो अपना बिल्कुल बिल्कुल ऐसी करेगा। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो संगत में ही नशे की चपेट में भी पड़ रहे हैं, उनको संगत ऐसी लग जाती है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को जानकारी नहीं है कि नशे की सामग्री, सूखा नशा हो गया या शराब हो गया, वो कहाँ मिलता है, क्योंकि बैन है बिहार में। जो भी मिलता है वो चुपके से मिलता है। तो जब बच्चे वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा तंत्र जरूर है जो बच्चों तक नशा पहुंचा रहा है। 2 बातें हैं। एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज
उपलब्धता कम रहती है या जिस पर रिस्ट्रिक्शन होता है उसकी तरफ लालायित होता है आदमी। नंबर 1। जिस चीज से मना किया जाए बच्चे अक्सर वही करना हाँ, चाहते हैं। ये इंटरेक्शन होता है थोड़ा सा। दूसरी बात क्या है कि हर आदमी आज के दिन में सुगम रास्ता चाहता है। लाइफ सबको अच्छी चाहिए, मेहनत किसी को नहीं करना है। तो जो चीज इजीली अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए चोरी चमेरी करने से लमसम पैसा एक बार में हाथ आ जाता हाथ आ है, जाता है। उसके पीछे जितनी बड़ी रिस्क हो, रिस्क नो फैक्टर, पैसा हमको ज्यादा चाहिए और ज्यादा हमको खर्चा करना है, लेविशली रहना है। तो उसके लिए चाहे गलत करना हो सही करना हो, हम सब करने के लिए अच्छा, तैयार हैं। एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार बच्चे वही करते हैं जो बड़े भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने ऊपर अपने आचरण को देखना होगा। किसी पर कमेंट करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको सुधार का रास्ता दिखाना एक इम्पोर्टेंट। शराब एक नशा हुआ करता था बिहार में, उसको बैन कर दिया गया, लेकिन अभी के समय में जो एक बहुत बड़ा खतरा बिहार के ऊपर मंडरा रहा है वो है सूखा नशा। सूखा नशा का खेप इतना पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चों तक, हमारे बिहार के भविष्य तक वो नशा पहुंच कैसे रहा है? अब ये तो प्रशासन और सरकार ही बता सकती है, हम लोग क्या बताएं। लेकिन इस पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अभी के समय में माँ बाप के लिए कितना जरूरी है या माँ बाप के लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चों को ऐसे संगत में नहीं पड़ने दे या नशे की चपेट में नहीं पड़ने दे? परिवार की वैसे कंडीशन में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? बच्चों पर नजर रखे, कहाँ जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उनके डेली रूटीन पर बस। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। अच्छा, आखिर ऐसी क्या बात होती है कि बच्चों को जो है वो नशे की तरफ मुड़ना पड़ता है? ऐसा क्या अकेलापन, क्योंकि आजकल इनसिक्योरिटी। क्योंकि हम जैसे अभी बोल भी रहे थे कि पहले हम लोग देखते थे कि कुछ एक खास तबका होता था जिनके बच्चे नशे की चपेट में पड़ते थे, लेकिन अभी लगभग सारे वर्ग के बच्चे जो है इस चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ये बताऊं तो अपराधी के माने दंड देवे से पहले, चाहे सजा देवे से पहले ओकर जातियों देखना चाहिए कि कौन जाति के है, कौन जाति के ना है। जी ना, वो तो जी ना, जाति पर निर्भर ना, जाति पर निर्भर ना, जाति पर निर्भर ना जी। बदमाश हो ओकरा एकदम तुरंत सजा होना चाहिए, कोई जाति हो, कोई जात हो है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ना ये तो एक के जाति के अपराधी के मारल जाए। जी ना ना, गलत बात है जी ना, जात नहीं देखना चाहिए। हाँ, अच्छा, अपराधी के सजा देने से पहले क्या अपराधी का जाति देखना जरूरी है? कुछ लोग शिकायत करते हैं। एकदम नहीं देखना चाहिए अपराधी को, हाँ। एकदम नहीं देखना चाहिए। जहाँ ईमानदारी है तहाँ अपराधी को कहीं नहीं, एक मिनट नहीं देखना चाहिए, एक मिनट नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग जैसे जब बार बार एनकाउंटर बिहार में होता है, चाहे अपराधी को पकड़ा जाता है, तो कुछ नेता कहते हैं कि एक ही जाति के अपराधी को जो है वो गोली मारा जा रहा है, एक ही जाति के अपराधी को काहे पकड़ा जा रहा है? नहीं, वो सब गलत उन लोगों का भाव है, उन लोगों का अनुभव है, झूठ मूठ के ये सब उन लोगों का पेशा है। ये जो हो रहा है अपराधी देख के ये सब किया जा रहा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है। इंसान आदमी को बहुत शांति मिल रही है। हाँ, इंसान आदमी को। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग ये भी कहता है कि नहीं अपराधी के पहले पकड़िए, उसको जेल लेके जाइए, फिर कोर्ट लेके जाइए, फिर जब अपराध किए हुए हैं तो कोर्ट जाएंगे, इतना दिन देखेंगे, हमें साफ करना चाहिए कि एकदम सामना सामने साफ करना चाहिए। नहीं तो गलत प्रक्रिया नहीं, एकदम सही प्रक्रिया है, एकदम सही प्रक्रिया है। इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि हर आदमी देखेगा तो शांति मिलेगा कि अपराध करके भाग नहीं सकता कोई। हाँ, हर आदमी को शांति मिल जाएगा। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपराधी है ठीक है, लेकिन उसको पकड़िए, उसको जेल लेके जाइए, उस पर कोर्ट केस करिए, उसको बढ़िया से समझाइए बुझाइए, उसके बाद जो सजा देना दीजिए। ऐसा नहीं कि सीधा गोली मार दीजिए। जीना वो एकदम सजा मिलना चाहिए जी, बिना सजा के नहीं अस्थिर होगा लोग। तो सजा में क्या कड़ाई होना चाहिए? गोली मारना, एनकाउंटर करना सही है या गलत? चाहे जो भी सजा, चाहे गोली मार दिया जाए, चाहे सजा दिया जाए, दोनों बात बरोबर है। अभी इसी जगह कुछ दिनों में पहले जो है, कुछ महीने पहले हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि बिहार में अपराध पर आखिर जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, अपराधियों को जो है वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। तब कुछ लोगों ने कहा कि अपराधियों में डर खत्म होने लगा है। जब तक अपराधी पे कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक अपराधियों में डर का माहौल नहीं बनेगा। तब जो है ऑपरेशन लंगड़ा, हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर की जो है वो खबरें कुछ न कुछ सामने आई। क्या लगता है, ये जो एनकाउंटर हो रहा है तो बिहार में क्या ये खास जाति देखकर हो रहा है या फिर किसी भी जाति का हो? अभी तो नया नया सरकार बना है बिहार में, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं,
लेकिन जिस तरह का कानून व्यवस्था होना चाहिए और जिस तरह का अपराधियों में डर होना चाहिए अभी भी नहीं है। एनकाउंटर हो रहा है, इक्के दुक्के को हो रहा है, 100 अपराधी खुला घूम रहा है। इक्का दुक्का का भी हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को ये आपत्ति है कि ये फलना जाति से आते हैं, इस जाति का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, कोई अपराधी जात न देखता है, मारते समय जात नहीं देखता है। इसलिए किसी भी जात का अपराधी हो, सबसे ज्यादा वो अपने जात के लोग के मारता है। बात जान लीजिए, जादव होगा तो जादव के मारेगा, भूमिहार होगा तो भूमिहार के मारेगा। अपराधी के कोई जात न होता है। ये चलते एनकाउंटर सबको क्या होना चाहिए। आपने बोला कि अपराधी खुद जब किसी जाति का होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो किसी एक ही जाति का दुश्मन होता है, वो सबका दुश्मन होता है, वो समाज का दुश्मन होता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अगर कोई जो है वो बैंक लुटेरा बन गया, बैंक लूटेगा, तो उसमें तो हर जाति धर्म के आदमी का पैसा है। जी सब मतलब अपराध का एक शब्द में ये बात है कि अपराध का कोई जात नहीं होता है। और हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह यूपी और दूसरे राज्यों में एनकाउंटर हो रहा है उसी तरह बिहार में भी हो, क्योंकि अपराधी मर्डर करके जाता है, 4 महीना में बेल लेके चल आता है, फिर वही काम करता है। डर भय है ये नहीं है, आम लोगों में डर भय दहशत है। मतलब पूरे खुले तौर पर एनकाउंटर अपराधियों का होना चाहिए। जो आदतन अपराधी है उनका खुले तौर पर मत समझिए कि लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि एनकाउंटर कोई सोल्यूशन नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया जो लंबी तौर पे चली आती है कि भाई पहले अपराधी को पकड़िए, उस पर केस चलाइए, फिर उसके बाद सजा साबित करिए, या कोई भी अपराधी उसको जेले में रखिए, एनकाउंटर मत। आज शौक से नया 14 साल के लड़का, 15 साल के लड़का, 20 साल के लड़का पिस्तौला गोली लेके घूम रहा है, रंगदार बन रहा है। देखा है इसकी कि जैसे इनमें खूब पैसा है तो ये है, नाम है, ये शोहरत है। लेकिन जब सरकार इस पर कड़ा कार्रवाई करेगा, 10-20 को के मारेगा, तब जाके इस शौक जो है ख़त्म होगा। हम लोग चाहते हैं कि जब एनकाउंटर शुरू हो जाएगा तो रंगदार बनने का जो शौक लोगों में चढ़ गया है आजकल, पिस्तौला गोली लेके घूमने का, आम लोगों को डराने का, धमकाने का, एनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है। अब बृहद तौर पर बिहार में होना एनकाउंटर जरूरी है। जैसा कि भैया ने कहा कि ये समझदारी पे डिपेंड करता है। चलिए, हमने तो मान लिया कि हम जो है वो अगर मान लीजिए रील्स देखने बैठे हैं या मोबाइल देखने बैठे हैं तो एक समय के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हमें अंदाजा होता है कि हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया। लेकिन क्या 4 साल के 5 साल के बच्चों को जिनको रील्स देखने की आदत लग गई है, जिनको मोबाइल देखने की आदत लग गई है, उनसे इस समझदारी की उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो जो है ये समझेंगे? बिल्कुल नहीं, गार्जियन पर डिपेंड करता है तो उसको किस ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं। बड़े लड़के तुरंत छीन लेते हैं बेटे के मोबाइल, कोई देर के बहुत हो गया पढ़ो, या टीवी देखो, कुछ दूर से टीवी देखो, थोड़ा सा न्यूज वगैरह देख लो। गार्जियन पर सबसे ज्यादा डिपेंड है। लेकिन अभी हम कुछ माओ से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि जब हम रील्स छीनने की कोशिश भी करते हैं, मोबाइल छीनने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारा बच्चा बहुत एग्रेसिव बिहेव करता है। हमारा बच्चा जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाना चाहता। तो ये तो एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट है। वैसे बच्चों को तो डर भी गार्जियन को दिखाना चाहिए, न कैसे एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन, तो क्या करना चाहिए, कितना ही भूखे रहेगा, और थोड़ा डांटना भी चाहिए। मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर मोबाइल मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, उनकी माँ जो है तो अपनी माँ को दिखाने आई थी बड़े डॉक्टर के पास, तो मोबाइल छीन लिया वो बच्चे से, और छीन के फिर जाने लगा कि माँ को दूसरे उसी कैंपस में जांच करवाना था, ठीक से बैठना, कहीं जाना नहीं। बेटी दूरी थी, कहीं की नहीं बैठेंगी, तो काहे नहीं बैठोगे, मोबाइल की इशारा किया। अच्छा। तुमको मजबूरी में मोबाइल उतनी देर के लिए देना पड़ा कि हो सकता है कि में कहीं निकल जाए। ये मैं अक्सर देखती हूँ। आपने ये डॉक्टर का नाम लिया है, डॉक्टर हो चाहे आजकल डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए थे पेशेंट के पास। मतलब हम ये बात कह रहे हैं कि कहीं भी अगर बच्चों को लेकर आप जाइए और बच्चे को अगर आपको ये कहना है कि बेटा शांति से बैठना है तुमको 10 मिनट, तो बिना मोबाइल दिए आप उनको नहीं वहाँ पे 10 मिनट टेम्पोररी अरेंजमेंट यहाँ के फिर ले लिया, जैसे पहुँच गई जाके छीन ली, तो बैलेंस चल रही थी। एकदम से तो रोकना बहुत मुश्किल लगता है। बच्चे दूसरे के यहाँ जाएंगे, दूसरे को देखने लगेंगे। अभी के समय में तो बात बिल्कुल सही है कि जिनको मोबाइल की आदत लग गई, छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमरे नाती है ना, एकदम बोलेगा मम्मा कि मोबाइल दो तब खाना खाएंगे न तो खाने नहीं खाता है। मतलब मोबाइल अगर हम नहीं देंगे तो वो खाना भी नहीं खाएगा। खाना भी नहीं खाएगा, तो पहले मोबाइल दो उसके बाद खाएंगे। बताइए तो मोबाइल का ऐसा क्या आदत लग जाता है? कितना अच्छा कुछ देखने को मिल जाता है मोबाइल। अच्छा, बच्चा को वही में क्या करिएगा। तो
तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे हमारा जब एज था तो हमारी जब गर्मी की छुट्टी होती थी या जब गर्मी आता था और हम लोग जब घर से निकलते थे बाहर तो हम लोग को मम्मी को डांटना पड़ता था, जबरदस्ती सुलाना पड़ता था कि नहीं अभी धूप है, अभी बाहर नहीं निकलना है। हम लोग मानते भी थे बात को, आजकल के बच्चे नहीं मान रहे हैं बात। मतलब अभी के समय में मार मार के बाहर भेजना पड़ता है खेलने के लिए, वो मोबाइल छोड़ के खेलने भी अभी तो बोलते हैं गर्मी छुट्टी है चलो तुम लोग कुछ करो, तो बोलता नहीं जाएंगे मोबाइल देखेंगे। मोबाइल में इतना उनका दुनिया खोया हुआ है। सब बस सही कर मोबाइल कि नानी घर जाएंगे, दादी घर जाएंगे, घूमेंगे, गर्मी अब बच्चा सब जाने ही नहीं, यार के पास भी नहीं जाना। नहीं जाएंगे। मेरी नतनी बोलती है कलकत्ता से जब पटना चलो उसको मतलब नहीं जाना, हमको यही अच्छा लगता है। मोबाइल छोड़ के वो कहीं रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाना, खेलने भी नहीं कोई मतलब नहीं है हम लोग को। चलते बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाई लिखाई में भाई। इसका क्या असर, सबसे बुरा असर क्या देखती है रील्स वाले कल्चर का? आदमी बातचीत नहीं करता है परिवार से, अपना दादा दादी से भी बातचीत नहीं करता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। एक सवाल ये भी, जैसे आपने बोला कि दादा दादी से या नाना नानी से बात नहीं करना चाहते। पहले हम लोगों को अभी तक याद है कि हमारी नानी क्या कहानी सुनाया करती थी, दादी क्या कहानी सुनाया करती थी, है कि नहीं? लेकिन अभी अगर परिवार के लिहाज से बात किया जाए तो रील्स वाला कल्चर परिवार को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? मोबाइल तोड़ रहा है क्योंकि एक तो मोबाइल हम लोग बच्चा की याददाश्त कमजोर हो रहा है, पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं घर में बैठा हुआ है। अब घर का दरवाजा भी खुला है तो उसको मतलब बंद कर दे। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम मोबाइल देख रहे हैं और दरवाजे पे कोई आया हुआ है तो पहले सोचेंगे कि खत्म हो जाता है, उसके बाद हम जाते। ऐसा अक्ल ही मेरे पोता से हुआ है, बोल रहे हैं जान दरवाजा बंद करो, रुको रुको ना, देखो ना, देखो ना, देख रहे हैं ना हमारा पोता करेगा, एकदम मनसून कर देता है ना। मतलब कोई आवाज लगा रहा है, कोई दरवाजे पे आया हुआ, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। और मम्मी को डांटने की नहीं, तुम देखो हम नहीं जाएंगे, ऐसे ही करता है। कुछ बच्चे हमारे साथ, जरा इनसे बात करते हैं। बेटा अभी के समय में रील्स कल्चर जो है वो हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। अब अगर उसको कंपेयर करें तो ये रील्स कल्चर पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है? देखिए इट एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि डूम स्क्रोलिंग भी एक चीज है और अगर आप बात करें कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर चॉइस बढ़िया है, बट मिस इन्फॉर्मेशन के भी चांसेस हैं। ऑल्दो इसको प्रिवेंट करने के लिए आई डोंट थिंक सो मेरे पास अभी कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि आप किसी एआई बॉट को ये चीज धरा नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथ में डाल नहीं सकते। अभी के समय में कुछ लोग इसको करियर ऑप्शन के रूप में भी परस्यू कर रहे हैं, ये अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, क्योंकि इससे कोई अपना कमाई कर रहा है, इनकम निकाल रहा है। लेकिन आजकल एक कंप्लेन ये रहती है कि हमारे जो टीनेजर हैं या हमारे जो जेनजी हैं वो अपना बहुत समय रील्स पे बर्बाद कर रहे हैं। हाँ ये तो है, ये है। अगर मान लीजिए कि रील्स नहीं हो तो क्या हमारा जीवन और बेहतर होगा, ऐसा कह सकते हैं या ऐसा नहीं है? ये दोनों तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव भी होगा, मतलब हो सकता है कि हम पॉजिटिव भी कुछ करें या हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए। देखिए रील्स का ही और सोशल मीडिया का ही एक शब्द है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कोई ऐसा कल्चर जो आपसे छूट न जाए, कोई ऐसा चीज जो आपको ये नहीं लगे कि भाई ये चीज तो हमसे छूट गया, ये चीज तो हमने किया ही नहीं अपने जीवन में, ये ट्रेंड चल रहा था और हमने किया ही नहीं। रील्स वाली दुनिया जो है वो इसी तरह की है। हमें लगता है कि जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो हम क्यों नहीं देख रहे हैं, जो दूसरे लोग सीख रहे हैं वो हम क्यों नहीं सीख रहे, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस चक्कर में जो देखिए कि अभी के समय में सारे बच्चे जो, जैसे कि अभी हमको एक बच्चा मिला, उस बच्चे ने कहा कि भाई हम तो वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन वो वीडियो नहीं देखता, लेकिन उसके दोस्त जरूर आके उसको कहते हैं कि तुमने ये वीडियो देखा कि नहीं, तुमने वो वीडियो देखा कि नहीं। और यही होड़ जो है हर बच्चे को अभी के समय में, हर युवा को जो है वो अभी के समय में रील्स की चपेट में लेकर आ रहा है। ऐसे में ये रील्स कल्चर अच्छा है या बुरा है, इसका विश्लेषण हम कर रहे थे। जितने लोगों ने अपने विचार बताए उसको जरूर ध्यान से फिर से सुनिएगा और ये जरूर कहिएगा कि ये रील्स कल्चर ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है या ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।